हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपने एग्जाम की प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। मैं प्रियंका आर्या जनरल साइंस की इस क्लास में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। चलिए पहले मैं आपको रिकॉल करवा देती हूँ कि इससे प्रीवियस वीडियोज में आपने क्या पढ़ा था। अगर आपने अभी तक इसके प्रीवियस वीडियोज को नहीं देखा तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट है, जाकर देख लीजिए, क्योंकि जब चीज़ें आप सिस्टमेटिक बेसिस पढ़ते हैं तो आपको बहुत आसानी से समझ में आ सकती है। और जो वीडियो चल रहा है मैंने उसको बाइलिंगुअल रखने का प्रयास किया है, जिससे आप हिंदी मीडियम के हो या इंग्लिश मीडियम के दोनों बच्चे आसानी से समझ सकें। जिससे सबसे पहले आपने पढ़ा था बायोलॉजी, क्योंकि साइंस में हमने बायोलॉजी से स्टार्ट किया था। क्योंकि अगर आपने प्रीवियस एग्जाम के पैटर्न को देखेंगे तो साइंस में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपके बायोलॉजी से आते हैं। उसके बाद जो क्वेश्चन होते हैं अपने साइंस एंड टेक से होते हैं। साइंस से होने वाली जो इंपॉर्टेंट घटनाएं होती हैं टेक्नोलॉजी से करंट में हो रही होती है उससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसलिए मैंने आपको बताया था कि साइंस में हम 3 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ाएंगे। फिर साइंस में किसकी स्टडी करते हैं ये सब आपने पढ़ा। फिर हमने मानव कार्य से स्टार्ट किया था। मानव कार्य में हमने पहले मानव के बारे में पढ़ा कि मानव का निर्माण कैसे होता है। कोई भी एक कोश की जीव हो, यूनिसेलुलर हो, मल्टी सेलुलर हो, सभी का निर्माण कोशिकाओं के माध्यम से होता है। जो सेल होती है, सेल को बॉडी की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट बोलते हैं। उसके बाद मैंने आपको पाचन बताया कि हम जो भी खाते हैं उसको भोजन को ग्रहण करने से लेकर भोजन के पोषक तत्वों को ग्रहण करने की जो पूरी प्रक्रिया होती है वो आपके पाचन होती है। फिर पाचन के पश्चात पाचन में कौन कौन से अंग शामिल होते हैं, कौन कौन से प्रमुख ग्रंथियाँ होती हैं, उसके बारे में डिस्कस किया। उसके बाद हमने पोषण पढ़ा कि कौन कौन से भोजन के ऐसे पोषक तत्व हैं जिनको हम ग्रहण करते हैं। खाने को तो बहुत सारी चीज़ें हम खाते रहते हैं, लेकिन आहार और संतुलित आहार दोनों में डिफरेंस होता है। इस पॉइंट को याद रखना। डाइट क्या होती है और बैलेंस डाइट क्या होती है, दोनों में बहुत डिफरेंस होता है, जो मैंने आपको समझाया। फिर उन पोषक तत्वों को ग्रहण करते हैं, तो जैसे कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ पे होता है, पोषक तत्वों को ग्रहण कहाँ किया जाता है, इसका अवशोषण कहाँ पे होता है, कौन से पोषक तत्व की कमी से क्या हो जाएगा, प्रोटीन की अधिकता से क्या हो जाएगा, प्रोटीन की कमी से फैट नहीं लेंगे तो क्या होगा, फैट की कमी से क्या हो जाएगा। ऐसे सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने डिस्कस किए थे। इसके बाद आज जो हमारा पर टॉपिक स्टार्ट हो रहा है रक्त परिसंचरण तंत्र, ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम के बारे में। क्योंकि आपने सबसे पहले क्या किया, आपने भोजन को ग्रहण किया, ठीक है। हम मानव कार्य के बारे में आपको एक सिस्टमेटिक वे से समझा रही हूँ, ताकि आप सब में काफ़ी लोगों के कमेंट मैंने पढ़े थे पहले कि मैं बायोलॉजी इंटरेस्टेड नहीं लगती है, तो मैं आपको इस तरह से समझा रही हूँ। पहले अपने बारे में जानो, एज अ ह्यूमन हमारी बॉडी में क्या प्रोसेस होती है, जब हम उसके बारे में समझ जाएंगे तो उसके बाद केमिस्ट्री भी आपको बहुत ईजी लगने लगती है। और फिजिक्स तो होती ही इतनी ईजी है, क्योंकि फिजिक्स में तो सब चीज़ें प्रैक्टिकल करके समझ सकते हैं। बायोलॉजी में तो फिर भी कुछ चीज़ें प्रैक्टिकल नहीं कर सकते। फिजिक्स को मैं आपको बहुत ईजी तरीके से समझाऊंगी। जिस तरह से मैंने आपको समझाया कि आपने सबसे पहले क्या करते हैं, हम कुछ भी काम करने के लिए हमें भोजन करते हैं ना, क्योंकि भोजन के माध्यम से हमें क्या होती है, ऊर्जा मिलती है। और ऊर्जा हमें किस फॉर्म में मिलती है, ऊर्जा हमें मिलती है एटीपी के फॉर्म में। तो मैंने आपको बताया कि इसके लिए हम क्या करते हैं, भोजन को ग्रहण करते हैं। भोजन को ग्रहण किया, अब उस भोजन का पाचन करके उससे पोषक तत्व लेते हैं, ग्लूकोज का निर्माण करते हैं, उसके माध्यम से एटीपी का फॉर्म करते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, ये सारी प्रोसेस होती है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, भोजन को ग्रहण किया। भोजन को ग्रहण करने के पश्चात उससे पोषक तत्वों को ग्रहण किया। फिर हमने जाना कि पोषक तत्वों के हमारे शरीर में महत्व क्या है, कितने पोषक तत्व कितनी मात्रा में लेने चाहिए, ये आपने पोषण वाले टॉपिक में पढ़ा था। अब आज के इस टॉपिक में क्या पढ़ेंगे, अब ये पोषक तत्व तो आपने ग्रहण कर लिया, इस पोषक तत्व को पूरे शरीर में कैसे पहुंचाते हैं। जो हार्मोन्स के बारे में आपने पढ़ा था, एंजाइम्स के बारे में पढ़ा था, कि पूरे शरीर में इनका परिवहन कैसे होता है, इस प्रोसेस को आज हम पढ़ेंगे। तो चलिए डिस्कस करते हैं हमारा आज का वीडियो, रक्त परिसंचरण तंत्र। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं ब्लड के बारे में, क्योंकि ब्लड के माध्यम से आपके हार्मोन्स का, एंजाइम्स का, ऑक्सीजन का परिवहन होता है। तो सबसे पहले जानते हैं ब्लड क्या है, ब्लड होता क्या है। स्टडी ऑफ ब्लड क्या कहलाती है, तो स्टडी ऑफ ब्लड कहलाती है हिमेटोलॉजी। ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखने हैं। स्टडी ऑफ ब्लड क्या होती है, हिमेटोलॉजी। और रक्त क्या है, रक्त एक प्रकार का तरल संयोजी ऊतक है। हमारे बॉडी में क्या होता है, 4 प्रकार के ऊतक पाए जाते हैं, उसी में आपको ब्लड एक प्रकार का ऊतक है। कौन सा ऊतक है, तो तरल संयोजी ऊतक। तब आपको पता होना चाहिए कि हमारे शरीर में कौन कौन से ऊतक पाए जाते हैं। तो चलिए देखते हैं। हमारे शरीर में 4 प्रकार के ऊतक पाए जाते हैं। पहला आपका होता है संयोजी ऊतक।
सेकेंडली आपका होता है तंत्रिका ऊतक, इसके बाद पेशी ऊतक होता है और कंकाल ऊतक। तो ब्लड में कौन सा ऊतक होता है? तो ब्लड आपका एक प्रकार का तरल संयोजी ऊतक है। तो हमारे शरीर में मुख्य रूप से 4 ऊतक पाए जाते हैं। अब ये जो ऊतक होते हैं इनका निर्माण किसके माध्यम से होता है? तो सेल टिश्यू के माध्यम से आपके ऊतकों का निर्माण होता है। कोशिकाएं मिलकर क्या करती है? ऊतक का निर्माण करती हैं। और ऊतक मिलकर क्या बनाते हैं? अंग बनाते हैं। अंग मिलकर अंग तंत्र बनता है, अंग तंत्र मिलकर आपका शरीर बनता है। सेल से टिश्यू बनता है, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम और ऑर्गन सिस्टम से आपका बॉडी बनता है। इसीलिए शरीर के संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई किसको बोलते हैं? कोशिका को बोलते हैं। तो चलिए आगे डिस्कस करते हैं। आपको 2 पॉइंट समझ में आए कि रक्त आपका क्या एक प्रकार का तरल संयोजी ऊतक है और स्टडी ऑफ ब्लड क्या होती है? हेमेटोलॉजी। अब रक्त हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या है? तो कोई भी चीज़ हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्यों होती है? तो हमें उसके कामों से पता चलता है ना कि अरे ये तो ये काम करती है। जैसे हमारे घर में क्या होता है? फैन होता है ना, तो हमें कैसे पता चलता है ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है? क्योंकि हमें पता है कि फ़ैन की एसी, इसी से हमें ठंडक मिलेगी गर्मी में। तो इसीलिए किसी भी पार्ट के बारे में आपको ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्यों है, इसके माध्यम में डिस्कस करते हैं। तो ब्लड के कार्य क्या होते हैं? फंक्शन ऑफ ब्लड। ब्लड क्या करते हैं? ऑक्सीजन के परिवहन में सहायक है। जो O2 होता है हमें श्वसन के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है ना, तो ऑक्सीजन का परिवहन किसके माध्यम से होता है? ब्लड के माध्यम से। और कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होता है। हमारे शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होता है ना, तो किसके माध्यम से होता है? ये भी आपके ब्लड के माध्यम से होता है। जैसे हम वायु को ग्रहण, श्वसन के लिए हम क्या करते हैं? ऑक्सीजन सिर्फ नहीं ग्रहण करते हैं। जैसे हम बोलते हैं ना कि मानव श्वसन में क्या करते हैं? ऑक्सीजन लेता है। लेकिन जैसे हम नॉर्मली डेली लाइफ में श्वसन करते हैं, तो क्या हमारे नोज के पास, नोजल के पास ऐसा कुछ होता है कि वायु में सिर्फ ऑक्सीजन को ग्रहण करना है, बाकी कुछ नहीं? वायुमंडल में जो होता है नाइट्रोजन कितना % होता है? आपको पता है 78% तो ऊपर नाइट्रोजन होता है। ऑक्सीजन कितना % होता है? तो ऐसा तो नहीं कि हम सिर्फ ऑक्सीजन को ही ग्रहण करते हैं। वायु में तो सारी वायु जाती है ना, उसके पश्चात हमारे लंग्स के द्वारा ऑक्सीजन का शोषण किया जाता है। बाकी जो अपशिष्ट होते हैं उसको निकाल दिया जाता है। इस काम में हेल्प करता है ब्लड करता है। इसके अलावा ब्लड का क्या काम होता है? हार्मोन व एंजाइम्स का परिवहन करते हैं। अलग अलग हार्मोन्स का, एंजाइम्स का परिवहन होता है ब्लड के माध्यम से। और ब्लड क्या करता है? ताप नियंत्रण में भी सहायक होता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे ब्लड के हैं। अब चलिए पढ़ लेते हैं ब्लड के भाग। रक्त कैसे बना है? रक्त के काम तो जान गया कि हमारे लिए बहुत हेल्पफुल है। तो रक्त के भाग, रक्त मिलकर कैसे बना है? तो रक्त आपको जो ब्लड है, ब्लड 2 चीज़ों से मिलकर बना हुआ है। आपका पहला होता है प्लाज्मा और सेकेंडली आपका होता है जो प्लाज्मा होता है और रक्त कणिकाएं होती हैं। ये दोनों के बारे में हम डिस्कस करते हैं, प्लाज्मा के बारे में और रक्त कणिकाओं के बारे में। जैसे प्लाज्मा कितना % पाया जाता है, रक्त कणिकाएं कितनी पाई जाती हैं। तो आपका पहला भाग क्या होता है? प्लाज्मा होता है और सेकेंडली आपका क्या होता है? रक्त कणिकाएं होती हैं। रक्त कणिकाओं में आपकी 3 प्रकार की रक्त कणिकाएं होती हैं, RBC, WBC और प्लेटलेट्स। तो प्लाज्मा रुधिर कणिकाओं से मिलकर रक्त का निर्माण होता है। और आपके ब्लड का pH कितना होता है? 7.4। अब जब ब्लड का pH 7.4 है तो रक्त की प्रकृति कैसी होगी? ब्लड की प्रकृति क्षारीय होगी। मैं एक एक पॉइंट आपसे डिस्कस कर रही हूँ कि कहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, इसलिए अच्छे से नोट्स जरूर बनाते जाइएगा। क्योंकि इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होता है, कई बार आप बुक्स पढ़ते हैं उसके माध्यम से फिर आपको क्लियर नहीं हो पाता है, इसलिए मैं एक एक पॉइंट डिस्कस कर रही हूँ। इसके अलावा मैं आपको जनरल साइंस के लिए फिजिक्स की टॉपिक वाइज क्लासेस ले रही हूँ। आपको पता है कि जैसे हम जनरल साइंस में फिजिक्स की हम क्या कर रहे हैं? टॉपिक वाइज क्लासेस ले रहे हैं। तब तक उसे हम टॉपिक वाइज क्वेश्चन के फॉर्म में कंप्लीट कर लेंगे। और जैसे हमारी बायोलॉजी की क्लासेस कंप्लीट हो जाएंगी, हम बायोलॉजी के क्वेश्चन स्टार्ट कर देंगे और फिजिक्स की थ्योरी क्लासेस। इसके अलावा मैं आप सबके लिए इंडिया ईयर बुक की सीरीज चला रही हूँ। जैसे आप सबको पता है कि इंडिया ईयर बुक आपके सिविल सर्विस एग्जाम के लिए कितनी हेल्पफुल होती है। और लेकिन बहुत सारे बच्चों को मैंने देखा है कि वो कहते हैं मैम समझ में नहीं आता इंडिया ईयर बुक पढ़ें कैसे, जबकि इंडिया ईयर बुक से 5 से 10 क्वेश्चन डायरेक्टली पूछे जाते हैं और कम से कम 7 से 8-10 क्वेश्चन इनडायरेक्टली इंडिया ईयर बुक से पूछे जाते हैं। इसलिए इंडिया ईयर बुक आपके लिए बहुत हेल्पफुल होती है, इसलिए आप उसकी सीरीज भी देखिए और नोट्स बनाइए, ठीक है। और रक्त की प्रकृति आपकी कैसी होती है? क्षारीय। अब आप सोचते हैं मैम हमें कैसे समझ में आता है किसकी प्रकृति अम्लीय होती है, क्षारीय होती है, उदासीन होती है? तो इसका हम पता लगाते हैं pH स्केल के माध्यम से। pH स्केल में क्या होता है? आपके 0 से लेकर 14 तक की स्केल होती है, जिसमें 0 से 7 तक की वैल्यू होती है
वो आपका अम्लीय होता है। जिसके pH वैल्यू 7 होती है वो आपका उदासीन होता है। जिसके pH वैल्यू 7 से अधिक और 14 के बीच में होती है आपका क्षारीय होता है। तो ब्लड के pH मान कितने 7.4, तो रक्त की प्रकृति कैसी होती है क्षारीय। इसी के कारण आपको रक्त कैसा हल्का नमकीन लगता है, क्योंकि क्षार का स्वाद ही कैसा होता है, नमकीन होता है। और रक्त के निर्माण की प्रक्रिया, जो ब्लड का निर्माण होता है, इसकी जो प्रक्रिया होती है उसको कहते हैं हीमेटोपाइसिस। तो ब्लड का निर्माण होता कहाँ पे है, तो रक्त का निर्माण होता है अस्थि मज्जा में। लेकिन जब बच्चा भ्रूणावस्था में होता है, माँ के गर्भ में होता है, उस स्थिति में रक्त का निर्माण होता है यकृत में। ये दोनों पॉइंट आपको क्लियर रखने। भ्रूणावस्था में भ्रूण के अंदर रक्त का निर्माण यकृत में होता है, जबकि शिशु में, मनुष्य में, माँ उसमें रक्त का निर्माण कहाँ पे होता है, अस्थि मज्जा, आपके बोन मैरो में होता है। अस्थि मज्जा में भी आपके दो पार्ट होते हैं, एक होता है लाल अस्थि मज्जा, दूसरा होता है पीत अस्थि मज्जा। तो लाल अस्थि मज्जा में आपके आरबीसी का निर्माण होता है, जबकि पीत अस्थि मज्जा में आपके डब्ल्यूबीसी का निर्माण होता है। और इसके अलावा अस्थि मज्जा में एक प्रकार की कोशिका पाई जाती है, हीमोपाइटिक कोशिका। हीमोपाइटिक कोशिका क्या होती है, रक्त के निर्माण में सहायक होती है। ये पॉइंट आपको याद रखने हैं कि कौन से कोशिका रक्त के निर्माण में सहायक होती है, तो हीमोपाइटिक कोशिका। हीमोपाइटिक कोशिका कहाँ पे पाई जाती है, तो अस्थि मज्जा में पाई जाती है। और भ्रूणावस्था में रक्त का निर्माण कहाँ पे होता है, तो भ्रूणावस्था में रक्त का निर्माण लीवर में होता है। लीवर के काम क्या होते हैं, लीवर के कौन कौन से गुण होते हैं, लीवर में और किसका निर्माण होता है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको पाचन वाले टॉपिक में समझाया था। लीवर सिरोसिस कैसे हो जाता है व्यक्ति का लीवर कैसे खराब हो जाता है, और जैसे कोई भी व्यक्ति पॉइजन खाता है तो लीवर में कैसे उसका सुराग का पता चलता है। ये सारी चीज़ें आपको मैंने लीवर वाला टॉपिक में समझाया था। अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, वीडियो देख लीजिए। और किसी भी मनुष्य में रक्त कितने % पाया जाता है, तो उसके बाहर का लगभग 7%, 7% जो होता है रक्त पाया जाता है। ये आपने ब्लड से इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस किए। अब चलिए आगे हम पढ़ते हैं ब्लड बैंक के बारे में। जैसे आप सबको पता है ना कि आप ब्लड डोनेट करते हैं, तो ब्लड डोनेट करते हैं तो ब्लड को रखा कहाँ पे जाता है, ब्लड बैंक में रखा जाता है ना। तो ब्लड बैंक में कभी आपने सोचा है कि हमारे शरीर में जैसे ब्लड निकलने लगता है, चोट लग जाती है, कुछ देर पश्चात वो ब्लड क्या होता है, जम जाता है। फिर हमारे शरीर के अंदर ब्लड क्यों नहीं जमता, अगर शरीर के अंदर चलिए नहीं जमता तो उसके बाद जब वो बाहर निकल गया, मान लो हमने ब्लड को डोनेट कर दिया, तो फिर वो ब्लड जमता क्यों नहीं। ऐसा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको पता होना चाहिए, क्योंकि साइंस के लिए क्या होता है, आपके माइंड को बहुत ही ओपन रखना चाहिए। कोई भी चीज़ हो रही तो क्यों हो रही है, अगर आप इसका आंसर जानने की कोशिश करते रहेंगे तो आप बहुत आसानी से साइंस को समझ सकते हैं। चलिए आगे पढ़ते हैं। जैसे रक्त बैंक, ब्लड बैंक में क्या होता है, ब्लड को 4 डिग्री सेंटीग्रेड से 6 डिग्री सेंटीग्रेड के ताप पर रखते हैं और लगभग 42 दिनों तक रख सकते हैं। इसके अलावा रक्त में रक्त को जमने से रोकने के लिए उसमें सोडियम ऑक्जेलेट मिलाते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना, रक्त को जमने से रोकने के लिए उसमें क्या मिलाते हैं, सोडियम ऑक्जेलेट मिलाते हैं। अब हमारे शरीर के अंदर रक्त क्यों नहीं जमता, तो हमारे शरीर के अंदर हिपैरिन नामक पदार्थ पाया जाता है। हिपैरिन नामक पदार्थ के कारण हमारे शरीर के अंदर रक्त नहीं जम पाता। और जैसे हमें चोट लगती है तो वहाँ पे क्या होता है, फाइब्रिनोजन नामक प्रोटीन और जो प्लेटलेट्स होते हैं, ये रक्त का थक्का जमाने में सहायक होती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा। ब्लड बैंक में ब्लड में क्या मिलाते हैं, सोडियम ऑक्जेलेट, जिसके कारण ब्लड नहीं जम पाता। हमारे शरीर के अंदर रक्त क्यों नहीं जम पाता है, हिपैरिन नामक पदार्थ की उपस्थिति के कारण। चोट लगने पर ब्लड क्यों जम जाते हैं, क्योंकि प्लेटलेट्स और फाइब्रिनोजन प्रोटीन क्लॉट्स का निर्माण कर देती है। अब रक्त का संगठन, जैसे आपको पता है कि प्लाज्मा व रुधिर कणिकाओं से मिलकर रक्त का निर्माण हुआ था। तो प्लाज्मा का कितने % भाग होता है, तो 50 से लेकर आपका 60% भाग प्लाज्मा का होता है, जबकि आपका 40 से 45% भाग कितना होता है, रक्त कणिकाओं का होता है। और रक्त कणिकाएं आपके 3 प्रकार की होती हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। आरबीसी को क्या बोलते हैं, जिसे इरिथ्रोसाइट्स बोलते हैं, डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट और प्लेटलेट्स को क्या बोलते हैं, थ्रोम्बोसाइट। आरबीसी का जीवन काल लगभग 120 दिन होता है। डब्ल्यूबीसी क्या करती है, डब्ल्यूबीसी में अलग अलग कोशिकाएं पाई जाती हैं जो प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करती हैं। प्लेटलेट्स क्या होते हैं, ब्लड क्लॉटिंग में सहायक होती है। चलिए इसके बारे में आगे डिस्कस करते हैं। इसके अलावा जैसे कह रहा है कि प्लाज्मा क्या होता है, रक्त कणिकाएं क्या होती हैं, इसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दूसरे फ्रेंड के साथ भी शेयर करें। और कोई भी चीज़ अगर आपको नहीं समझ में आई तो हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इसके अलावा फिजिक्स की जो क्वेश्चन सीरीज चले आप उसको ज़रूर देखते जाइए,
वो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी, क्योंकि उन क्वेश्चन के साथ में आपको उसके ऑप्शन भी एक्सप्लेन करके समझाती हूँ। इससे आपके नोट्स का बनते चले जाएंगे। इसके अलावा इंडिया एयर बुक की सीरीज जरूर देखिए, क्योंकि इंडिया एयर बुक किस तरीके से पढ़नी है, उसके साथ में जो मैं आपको जीएस जीके में वर्क देती हूँ कि इसको आपको अध्ययन करना है, स्टडी करना है, उसके अकॉर्डिंग नोट्स बनाते जाइए। आप देखेंगे आपका बहुत कम टाइम में इंडिया एयर बुक के माध्यम से मैं जीके जीएस का आसानी से रिवीजन करवा दूंगी। तो आप उसको देखते जाइए, इस सीरीज को देखिए और नोट्स बनाइए, रेगुलर वे पे रिवीजन करते रहिए, क्योंकि जो टाइम मिल रहा है इस टाइम का यूटिलाइज करिए, अच्छे से रिवीजन करते रहिए। क्योंकि जब टाइम निकल जाता है ना तो फिर अफसोस करता है व्यक्ति कि अरे मैं उस टाइम पे अगर प्रिपरेशन कर लेता शायद आज मेरा एग्जाम क्लियर होता। और आपके पास टाइम है, अपॉर्चुनिटी है, आपको पता है कि अभी तो ऑफलाइन कोचिंग भी नहीं ओपन हो रही, तो ये जो टाइम है, जो अपॉर्चुनिटी, इसका यूटिलाइज करिए और बहुत अच्छे से मेहनत करिए, अपने सिलेबस का अच्छे से रिवीजन करते रहिए और अपने नोट्स जरूर बनाइए, क्योंकि आप दूसरे के नोट्स से उतनी अच्छे से तैयारी नहीं कर सकते। जब आपके हैंड रिटन नोट्स होते हैं तो पहले तो एक बार आप लिखते हैं तो खुद ही चीज़ें याद हो जाती हैं, दूसरे जब अपने नोट्स से पढ़ते हैं तो आपको चीज़ें बहुत आसानी से समझ में आती हैं। ओके फ्रेंड्स, वीडियो कैसा लगा इसका फीडबैक कमेंट बॉक्स के द्वारा दीजिए। अगर हेल्पफुल लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दूसरे फ्रेंड के साथ शेयर करें। ओके फ्रेंड, थैंक यू फॉर द वॉचिंग माई वीडियो।